हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। इट इज़ चैप्टर नंबर 7, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। वैसे चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इतना ही इंटरेस्टिंग जितना है उतना ही थोड़ा समझने में दिमाग भी चाहिए होगा, राइट। जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो बच्चे को कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और जिसमें से फॉर्मूला बेस ही पढ़ा है उसको तकलीफ होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ों के मतलब समझा देता हूँ कि हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उनका जो नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इसका मतलब और बेसिक डिफरेंस हमें समझना ज़रूरी है। बच्चे को बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता होता है कि परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। सबसे पहली ज़रूरी चीज़, परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। ध्यान से समझना, परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। ठीक है, अब ये दोनों वर्ड का मतलब खुद से समझने की ट्राई करो कि अरेंजमेंट वर्ड जब हम बोलते हैं तो हम क्या मतलब निकालते हैं उसका, और जब सिलेक्शन वर्ड हम बोलते हैं तब उसका क्या मतलब निकालते हैं, राइट। अरेंजमेंट मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है उसको अरेंज करना है, और सिलेक्शन का मतलब है आपको ऑप्शन दिया जाएगा या तो आपको सोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है, राइट। ओके, तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। अब यही बेसिक डिफरेंस को आगे बढ़ाता हूँ मैं, यहाँ पे 1 रखो। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अरेंजमेंट जो है यहाँ पे ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर मैटर्स, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, राइट। और यहाँ पे अगर सेकेंड पॉइंट पे बात करें तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर, या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर से आप दोनों के मतलब पे चले आओ। मैंने ये बोला था अरेंजमेंट का मतलब है कि चीज़ों को अरेंज करवाना या करना। सिलेक्शन का मतलब है कि चीज़ों को आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम द गिवन सोर्स। आपको सोर्स प्रोवाइड किया गया है कि समझ लो कि 10 बच्चे खड़े हैं सामने, आपको उसमें से 5 बच्चे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप 10 बच्चे को अरेंज करने जा रहे हैं तो उसमें ऑर्डर मैटर करता है। अरेंज में क्यों ऑर्डर मैटर करता है कि समझ लो आपने क्या किया कि पहले सबसे हाइट में लंबे वाले बच्चे को खड़ा रखा, फिर उससे छोटी हाइट छोटी हाइट छोटी हाइट करके कर दिया। दूसरा पॉसिबल वे ये हो सकता है कि पहले छोटे को रखा, फिर असेंडिंग ऑर्डर में हाइट कर दिया। तीसरा पॉसिबल वे ये भी हो सकता है कि आपने क्या किया, पहले लंबू को रखा है, फिर उससे छोटा रखा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा रखा है, फिर मतलब यहाँ पे आपने हाइट मेंटेन नहीं करी, इधर उधर कोई भी कहीं पे भी बिठा दिया है। फिर यही ऑर्डर में आप तीसरे मतलब ऐसे कर सकते हो कि इसको उठा करके यहाँ पे भेज दो, इसको उठा करके यहाँ पे भेज दो, इसको उठा करके यहाँ पे भेज दो, कहीं पे इधर उधर डाल सकते हो। तो आप जैसे ही पर्सन टू पर्सन या तो आप चेंज करते हो ये चीज़ें, मतलब कि आप ऑर्डर चेंज करते हो, तो दैट विल बी काउंटेड एज अनदर अरेंजमेंट, राइट। जबकि यहाँ पे आप ऑर्डर चेंज करते हो तो वो अलग अलग सिलेक्शन नहीं माना जाएगा, अलग कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। अगर हम बात करें ए बी और सी, तीन चीज़ें हैं, इसको अरेंज करना है अगर, तो आप इसको ए बी सी कर सकते हो, ए सी बी कर सकते हो, बी सी ए कर सकते हो, बी ए सी कर सकते हो, सी ए बी कर सकते हो, एंड सी बी सी कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें होती है, ये 6 परम्यूटेशन हो गए। आप
6 के 6 को आपको डिफरेंटली काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ये एक ही चीज़ नहीं है, हमने अरेंज किया है बट इन अ डिफरेंट ऑर्डर. दैट्स वाई एवरी अरेंजमेंट इज काउंटेड एज अ सिंगल यूनिक अरेंजमेंट. दैट मीन्स ये 6 डिफरेंट अरेंजमेंट है, 6 डिफरेंट परम्यूटेशन है. जबकि आप यहाँ पे ए बी सी बोलो, बी ए सी बोलो, सी बी ए बोलो, या फिर ए सी बी बोलो, मतलब यही 6 जो है, बी सी ए बोल दो या सी ए बी बोल दो, ये 6 के 6 जो चीज़ें हैं, इसको अगर कॉम्बिनेशन समझना है तो ये कॉम्बिनेशन तो ए बी सी तीनों का ही कॉम्बिनेशन है. इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, वो चाहे कोई भी ऑर्डर में हो. दिस इज काउंटेड एज अ सिंगल वन सिलेक्शन. ये एक ही सिलेक्शन हुआ. और ये कितने परम्यूटेशन हो गए? 6 परम्यूटेशन. ये 6 परम्यूटेशन हो गए और ये एक ही कॉम्बिनेशन हुआ. वर्ड याद रखना है आपको, अरेंजमेंट और सिलेक्शन. अरेंजमेंट है परम्यूटेशन, सिलेक्शन है कॉम्बिनेशन. यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या वर्ड दिए जाएंगे? अच्छा, यहाँ से एक सबसे पहली बात जो कंक्लूड हो रही है वो पहले समझ लेते हैं. परम्यूटेशन आया, परम्यूटेशन का आंसर देख लो, कॉम्बिनेशन का आंसर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि परम्यूटेशन का आंसर जो है वो डेफिनेटली बड़ा होगा. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि परम्यूटेशंस, ये ऐसा जनरल और हर बार ऐसा ही होगा ऐसी चीज़ नहीं है, बट मोस्टली होता है कि परम्यूटेशन इज जनरली लार्ज, generally large or bigger, whereas selection, or I can say combination, is generally smaller, right? उसके बाद आपको ये देखना है कि क्वेश्चन जब दिए जाएंगे तो क्या और कैसे पता लगाओगे आप कि इसमें परम्यूटेशन करना है या सिलेक्शन करना है. तो उसके लिए वर्ड्स याद रखना है कि या तो अरेंज वर्ड यूज़ किया होगा या तो फॉर्म वर्ड यूज़ किया होगा. फॉर्म बनाओ ऐसा. यहाँ पे सिलेक्ट वर्ड यूज़ किया होगा या चूज़ ऐसा वर्ड यूज़ किया होगा. ऐसे कर, मतलब ये वर्ड्स मैं हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें आपको परम्यूटेशन यूज़ करना है या कॉम्बिनेशन. इसके बाद दोनों के फॉर्मूला की बात कर लेते हैं. अगर आपको n डिफरेंट चीज़ दी गई है और उसमें से r डिफरेंट चीज़ को क्या करना है, आपको अरेंज करवाना है, तो उसको बोलते हैं एन पी आर, n परम्यूटेशन r. मतलब कि n चीज़ों में से r चीज़ों को परम्यूट करना है, अरेंज करना है. तो उसकी फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r होल फैक्टोरियल. फैक्टोरियल चीज़ क्या है, इसको रीड करते हैं, रीड एज n फैक्टोरियल. ये फैक्टोरियल के बारे में आगे अभी देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो. अगर n डिफरेंट चीज़ दी गई है उसमें से r डिफरेंट चीज़ को आपको कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन करवाना है. कंबाइन ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, बट कॉम्बिनेशन उसका करवाना है. तो उसकी फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. ध्यान से समझना दोनों के बीच का डिफरेंस, हल्का सा फर्क है. अगर मैं चाहूँ तो NCR को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला NPR की ही है इतनी, ठीक है. तो NPR अपॉन R फैक्टोरियल, राइट. ओके, अब फैक्टोरियल के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं. तो C, अगर n फैक्टोरियल जो मतलब 1 फैक्टोरियल कोई बोले तो उसका आंसर होता है 1. 2 फैक्टोरियल की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2. आपको क्या करना है कि जो नंबर दिया गया है उससे कम नंबर तक आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, लास्ट नंबर 1 होना चाहिए. 3 फैक्टोरियल है तो मतलब 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, लास्ट 1 आना चाहिए. इसका आंसर 6 है.
4 फैक्टोरियल है तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। ये सब वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। वैसे ही आप 5 फैक्टोरियल को समझो तो वो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, 24 5 0 120, राइट। 6 फैक्टोरियल की बात करें तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, बाकी का तो फिर आपको पता है कि लास्ट में ये इस तरह ही जाएगा, तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ 720, राइट। 7 फैक्टोरियल, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से समझना, 7 मल्टीप्लाई 6 ऐसे करके जा रहे हैं, और अगर मुझे 6 फैक्टोरियल की वैल्यू बताए तो 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल भी कर सकता हूँ। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 720। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कुछ होगा 5040। अब 7 फैक्टोरियल तक याद रखना है आपको, 10 फैक्टोरियल तक रहती है तो दैट इज अगेन अ बेटर थिंग, राइट। और जनरली अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज n फैक्टोरियल, तो याद रखो n उससे छोटा नंबर n-1 ये सब मल्टीप्लाई में इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू सो ऑन, अप टू लास्ट में 1 नंबर आएगा, जो कि हम नहीं लिखते हैं, ऐसे चलता जाएगा लास्ट में 1 नंबर, राइट। कोई भी नंबर हो वो उससे छोटे कोई भी नंबर तक आप उसको एक्सपांड कर सकते हो। जैसे कि कोई ने 13 फैक्टोरियल बोला तो आप उसको 13 मल्टीप्लाई सबसे पहला तो 12 फैक्टोरियल कर सकते हो। अगर आपको 12 तक नहीं बट 11 तक करना है तो लास्ट में जो भी रखो उसका फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, इसलिए हम हर जगह पे 1 की वैल्यू 1 डाल देते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, अगर जहाँ पे रुक रहे हो वहाँ पे फैक्टोरियल डाल दो। ये इसीलिए बिकॉज कई बार क्या होगा कि कहीं बार ऐसा हुआ 13 फैक्टोरियल अपॉन मान लो कि 10 फैक्टोरियल, तो ऊपर वाला नंबर है उसका पूरा एक्सपांशन करो फिर नीचे वाले का एक्सपांशन करो, उससे अच्छा है कि 13 मल्टीप्लाई 10 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल पे जाके रुक जाओ। नीचे 10 फैक्टोरियल तो है, ये दोनों 10 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, दैट विल बी योर आंसर, राइट। तो ये फैक्टोरियल चीज़ आपके लिए अभी नहीं है, तो ये जितनी भी नोट्स उसके बारे में बोल रहा हूँ आपको लिखते चलना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको इसमें और एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कहीं पे आपके पास ऐसी चीज़ आई, समझ लो 0 फैक्टोरियल, तो आप उसका आंसर 1 दोगे। 0 फैक्टोरियल इज नोन एज 1, ऑलवेज रिमेंबर ये आंसर, ठीक है। 0 फैक्टोरियल, इसका प्रूफ नहीं देखेंगे हम, इसको सिर्फ याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है, राइट। और मैं आपको NPR और NCR में थोड़े बहुत ऑपरेशंस करके दिखाता हूँ, बिकॉज मतलब वो चीज़ आपके लिए नहीं है। मान लो कि आपको किसी ने बोला है कि 3PR, अच्छा देखो इसको दूसरी तरीके से कैसे लिखते हैं वो पहले समझ लेते हैं। NPR और NCR दोनों को ये पहले हटा देता हूँ मैं। कई बार आप क्या देखोगे कि NPR जो है उसको ऐसे भी दिखते हैं कि P ब्रैकेट में N, R, ठीक है। और इन दोनों का आंसर सेम ही होता है कि N फैक्टोरियल अपॉन N-R होल फैक्टोरियल, सेम आंसर होता है दोनों का। सिमिलरली NCR जो है उसको हम लिखते हैं C ब्रैकेट N, R, और ये चीज़ जो है वो N फैक्टोरियल अपॉन N-R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, ठीक है। ये एक दूसरा नोटेशन भी है वो याद रखना है। फैक्टोरियल का दूसरा नोटेशन ये है कि N फैक्टोरियल है, या तो फिर N को ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, जो आपको अलग बुक को में कहीं पे दिखेगा भी, तो ये आपको सिर्फ दिमाग में रखना है, लिखा होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि हाँ ऐसी भी चीज़ें होती है। अब मान लो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। आपको किसी ने बोला कि 3PR की वैल्यू ढूंढ, 3P की वैल्यू ढूंढो। आपको सिंपल सा क्या करना है कि फॉर्मूला देखो क्या है, N फैक्टोरियल अपॉन N-R, ये आपका N हो जाता है, ये आपका R हो जाता है। तो N फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन ब्रैकेट में N-R मतलब 3 - 2 का फैक्टोरियल,
मतलब ये आंसर क्या हुआ देखो, ऊपर तो 3 फैक्टोरियल रहा, नीचे 3 माइनस 2 पहले 1 और 1 के बाद फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1, तो ये 3 2 सा 6, मतलब कि इसका आंसर 6 हुआ। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए नई है इसलिए मैं ऐसा भी कैलकुलेशन आपको करवा रहा हूँ। मान लो किसी ने बोला कि 10C5 10C4 मान लो कितना होता है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, बिकॉज अभी हमने C की फॉर्मूला लगाई, तो NCR की फॉर्मूला याद कर लो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब इसको एक्सपांड कर, मतलब एक्सपांड करने से पहले देख लो कि 10 फैक्टोरियल, फिर ये 10 माइनस 4 मतलब कि 6 फैक्टोरियल इंटू का ये 4 फैक्टोरियल। तो ऊपर जो है वो, अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24 फैक्टोरियल कभी नहीं होगा, ये गलती सबसे पहले आपको कभी करनी ही नहीं है। क्या करना है कि सेम फैक्टोरियल ला के रखना है, तभी वो कट होगा। मतलब कि ये 10 है तो उसको मैं एक्सपांड कर सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे लाके हम रोक देंगे उसको। ये 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कट। अब ये 4 जब तक फैक्टोरियल में है तब तक उसको किसी के साथ हम कट नहीं कर सकते। जनरली बच्चे गलती करते हैं कि 4 2 सा 8, बट ये 4 फैक्टोरियल है तो इसको ऐसे ही रखो, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, नीचे 4 फैक्टोरियल को करो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये 4 2 सा, ये 2 2 सा कैंसल और ये 3 3 सा, तो फाइनल आंसर आपका हो गया 10 3 सा, मतलब 3 7 सा 21 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 210। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, राइट। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है समझनी है आपको, जैसे कि 3 मतलब अलग चीज़ देखते कि 4P4, तो ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल मतलब कि 4 फैक्टोरियल। तो जनरल फार्मूला इसके ऊपर से ये याद रखना है आपको, जो यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ कि कभी आपके सामने आ जाए NPN, तो आपको याद रखना है कि दैट इज़ नथिंग बट n फैक्टोरियल, ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, मतलब कॉम्बिनेशन के अंदर यही फॉर्मूला अगर हम देखो 4C4 का फॉर्मूला निकालते हैं, मतलब ये तो मैंने 4 ऐसे एग्जाम्पल लिया है, तो ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r मतलब 4 फैक्टोरियल। तो पहले तो 4 फैक्टोरियल कट, ये 1 ऊपर, नीचे 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1, तो 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1, तो 4C4 का आंसर जो है वो हो जाता है 1। तो कॉम्बिनेशन में ये चीज़ बहुत ही महत्व की है कि आप इसको समझ लो, ज़रूरी कि आपके पास NCN है, दोनों N और R आपका सेम है। देखो मैंने यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे भी 4 लिया, तो उसका आंसर 1 हो जाता है ना। सिमिलरली ये भी आपको समझना है यहाँ पे कि 4P0 का वैल्यू क्या हो जाता है, मतलब ये 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ऊपर 4 फैक्टोरियल नीचे भी 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मतलब जनरली अगर याद रखा जाए तो NP0 अगर कहीं पे दिख जाए तो उसका आंसर 1 करना है, याद रखना, ठीक है। और वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ कॉम्बिनेशन में, कि मान लो आपके पास 5C0 आ गया, तो आप 5 फैक्टोरियल करोगे, 5 माइनस 0 फैक्टोरियल भी करोगे, मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, सॉरी मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल। ये मैं फार्मूला के ऊपर से लगा रहा हूँ, आपको फार्मूला पता होनी चाहिए NCR की, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल, तो 1 है, तो ये 5 फैक्टोरियल कट, आंसर 1। तो अगेन अगर जनरली याद रखना है यहाँ पे, तो वो ये है कि NC0 की वैल्यू भी 1 होगी, मतलब कि n की वैल्यू भी 1 है, NC0 की वैल्यू भी 1 है।
ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। परम्यूटेशन में ये दो वैल्यू npn n फैक्टोरियल np0 1। अब लास्ट मतलब इसमें भी दोनों साइड ही हमें समझना है कि अगर आपको ये बोला जाए कि 3p1 तो वो 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, उसके हिसाब से ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3p1 का आंसर क्या है 3 फैक्टोरियल। वैसे ही 4p1 का आंसर आप ढूंढोगे तो 4 फैक्टोरियल आएगा, 6p1 का आंसर ढूंढोगे तो 6 फैक्टोरियल आएगा। मतलब अगर जनरली बोलना है तो क्या बोल सकते हैं कि np1 का आंसर आएगा n फैक्टोरियल। फॉर्मूला नोट ये सारे फॉर्मूला से भरी होनी चाहिए और उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। np1 की वैल्यू है n फैक्टोरियल, राइट, जनरल फॉर्म। सेम चीज़ यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ आपको कि आपके पास मान लो कि ये आया है 4c1 4 फैक्टोरियल 3 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू r मतलब 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल, मतलब कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 मल्टीप्लाई, अच्छा देखो ये गलती देख लेते हैं इसको अच्छे से। 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल पे रोक देता हूँ मैं, ये 3 फैक्टोरियल कर देता हूँ, 3 फैक्टोरियल कट, आंसर 4। तो 4c1 का आंसर 4 आया, 5c1 होता तो उसका आंसर 5 आता, 6c1 होता तो उसका आंसर 6 आता। मतलब कि जनरली आंसर क्या होना चाहिए, ये बॉक्स याद रखना है, ठीक है। जनरली आपको ये याद रखना है कि nc1 का आंसर होता है n, राइट। मतलब देखो तीन चीज़ हम इसमें सीखे, तीन चीज़ इसमें सीखे, तो मैं यहाँ पे समराइज कर लेता हूँ उनको तीनों को। हमने n की वैल्यू देखी, np0 की वैल्यू देखी, np1 की वैल्यू देखी। ये तीन जनरल वैल्यू है जो कि आपको याद रखनी है। और यहाँ पे भी सेम nc0 ncn nc1। npn की वैल्यू क्या होती थी 1, npn की वैल्यू क्या होती थी 1, np0 की वैल्यू क्या होती थी n फैक्टोरियल, और np1 की वैल्यू क्या होती थी वो भी n फैक्टोरियल, राइट। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, चलिए यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा, np0 की वैल्यू 1 है, npn की वैल्यू जो है वो n फैक्टोरियल है, बराबर गलत है। ये चीज़ जो है वो 1 है और ऊपर का आंसर जो है वो n फैक्टोरियल है। दिस इज n फैक्टोरियल, दिस इज 1। यहाँ पे आप देखो तो nc0 का आंसर जो है nc0 1 है, nc0 का आंसर 1, n का आंसर 1 और nc1 का आंसर है n। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। बिकॉज ये बहुत काम की चीज़ होने वाली है, आगे जाके ये फार्मूलाज हमें बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। और जहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करने होंगे तब हम उससे पहले थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे, बट इससे पहले आपके पास फार्मूला नोट में दोनों का काम होना चाहिए। सबसे पहले हम परम्यूटेशन जो सीखने वाले हैं, सबसे पहले परम्यूटेशन सीखेंगे, मतलब इसका मैप क्या है वो समझा देता हूँ। सबसे पहले परम्यूटेशन समझना है, उसके बाद कॉम्बिनेशन समझना है, उसके बाद दोनों के साथ में समझना है। परम्यूटेशन समझने से पहले आपको बेसिक प्रिंसिपल समझना है काउंटिंग का, और काउंटिंग का प्रिंसिपल समझने के लिए उसमें हम कहीं पे प्रिंसिपल परम्यूटेशन की फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। विदाउट परम्यूटेशन के फॉर्मूला कैसे आप काउंट कर सकते हो वो दिखना है। देन आफ्टर आपको फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर उसको यूज़ कैसे करना है वो समझना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में जितने भी फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक समझाई गई है वो याद रखनी है और उसको लर्न करनी है, बिकॉज ये चीज़ें
अब जहाँ पे भी यूटिलाइज होगी NP1 n फैक्टोरियल हो जाएगा, NP0 1 हो जाएगा, NP1 n फैक्टोरियल। वो उसके बारे में डिटेल में काम नहीं करेंगे, मतलब वो फिर समझाना नहीं है, आपको समझ ही जाना है कि ये चीज़ें ऐसे ही आई हुई है, राइट। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। आज का होमवर्क जो है आपका वो ये है कि आपको होमवर्क जो है वो पहले तो फॉर्मूला नोट कंप्लीट करनी है, और यही चीज़ आपको फेयर नोट में भी लिखनी है, ठीक है, और वो फिर सेंड करना है होमवर्क। तो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू।